हेलो स्टूडेंट्स, हमने मार्केट शुरू किए थे जब अपनी क्लासेस हो रही थी और हमने एकाधिकार से पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट किया था, आपको याद होगा, है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट का मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करती हूँ थोड़ा सा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट था उसमें हमने एक जो मार्केट की जो दशा डिस्कस की थी वो परफेक्ट कंपटीशन, उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता को। उसमें था कि मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स, यानी कई विक्रेता और कई क्रेता उसमें थे। अब उसका ऑपोजिट हम दूसरा छोर लेंगे मार्केट का, दैट इज एकाधिकार या मोनोपोली, है ना। तो एकाधिकार जो है उसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। ओके, एक ही विक्रेता होता है, अर्थात जो मार्केट है पूरा का पूरा वो एक आदमी के हाथ में है ना। तो एक प्लस अधिकार, इससे बना है ये शब्द जो है एकाधिकार। और पूरा का पूरा मार्केट की जो सप्लाई है किसी भी प्रोडक्ट की, वो पूरी की पूरी एक विक्रेता के हाथ में है। जैसे आप रेलवेज देखते हो, तो रेलवेज पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। तो पूरा का पूरा रेलवेज जो ट्रेन का टिकट है वो गवर्नमेंट बेचती है ना। तो पूर्ति पर रेलवे की पूर्ति, रेलवे एज ए प्रोडक्ट हम देखें तो प्योर मोनोपोली है उसकी, गवर्नमेंट की, है ना। तो बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं। जैसे प्रोफेसर मैकॉनल कहते हैं कि शुद्ध एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है, उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता। स्थानापन्न का मतलब आप समझते हैं, जैसे स्थानापन्न का अर्थ है कि उसका कोई दूसरा और वैसा का वैसा कोई प्रोडक्ट बाजार में है ही नहीं, उसका अंग्रेजी में कहेंगे सब्सटीट्यूट नहीं है। तो मतलब जो प्रोडक्ट वो कंपनी बेच रही है उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। प्रोफेसर ब्रेफ कहते हैं शुद्ध एकाधिकार के बाजार में एक विक्रेता होता है। एकाधिकारी मांग बाजार की मांग होती है और एकाधिकारी कीमत का निर्माता होता है, यानी प्राइस भी वही डिसाइड करेगा, वस्तु की पूर्ति उसके हाथ में होती है ना। प्रोफेसर लेफ्टविच कहते हैं कि एकाधिकार वो दशा है जब एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, यानी वैसी की वैसी उसके जैसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए एक गाड़ी है पूरे इंडिया में और वैसी दूसरी कोई और उस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है, तो वो उसका एकाधिकार हो जाएगा, समझे आप। तो एकाधिकार में निकट का स्थानापन्न होता है, इसलिए उसमें मांग की कोई तिरछी लोच नहीं होती, यानी कि वैसी उस प्रकार की कोई वस्तुएं नहीं होती। तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, आड़ी लोच उसमें शून्य हो जाएगी, है ना। तो एकाधिकार, लेफ्टविच कहते हैं एकाधिकार कब होगा, जब उत्पादन की आड़ी लोच मांग की जो आड़ी लोच है वो शून्य हो जाती है। ठीक है। अब एकाधिकार जो है वो, उसमें एकाधिकार में सीमांत आगम कम होता है औसत आगम से, है ना। यानी कि जो सीमांत यानी मार्जिनल रेवेन्यू है इसका, जो वो एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम होता है ना। मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें आप देखेंगे, ये जो डायग्राम देखिए आप, ये जो डायग्राम है दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, ये डायग्राम दिखा रहा है कि AR, इसका ऊपर वाला डायग्राम, ऊपर वाली लाइन AR है और नीचे वाली लाइन MR है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का अर्थ है कि हर अगली इकाई जो बिकती है, एक जो एकाधिकारी है वो बाजार में एक इकाई बेचता है, उसको कुछ ना कुछ उससे इनकम होती है, फिर वो दूसरी इकाई बेचता है तो उससे कोई इनकम होती है। तो हर अगली इकाई से होने वाली इनकम उसकी क्या कहलाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू। और इसका जो एवरेज हम निकाल लेंगे, यानी टोटल जो रेवेन्यू होगा, हर अगली इकाई माने 10 इकाई उसने बेची और उसको 100 रुपया उससे प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक इकाई कितने रुपए में बिकी, 10 रुपये में, है ना। तो वो हो गया, हम एवरेज निकाल लिया तो वो एवरेज रेवेन्यू हो गया। एवरेज रेवेन्यू ही हमारा डिमांड कर्व माना जाएगा। तो एकाधिकार की विशेषता क्या हुई, एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है और क्रेता कई सारे होते हैं, यानी खरीदने वाले तो काफ़ी होते हैं और बेचने वाला सिर्फ एक होता है। दूसरी उसकी क्या विशेषता हुई कि उस वस्तु का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती। यानी जैसे मान लीजिए बाजार में हम कहते हैं कि
समोसा है, कचौरी है, आलू बड़ा है, ये एक तरह के सब्स्टिट्यूट्स हैं, स्नैक्स हैं। और आप बाज़ार में हलवाई या कोई मिष्ठान भंडार या कोई नमकीन भंडार पे जाते हैं और आप ये खा सकते हैं कुछ भी। तो आप कहेंगे समोसा है, तो कहेगा नहीं आज समोसा नहीं है, आप कचौरी है, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट। पर अगर कुछ आप सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, यानी समोसा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको सिर्फ समोसा ही खरीदना है। तो समोसे की कीमत बढ़ेगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि समोसे की कीमत बढ़ गई, हम कचौरी खा लेते हैं, कचौरी है ही नहीं। बात समझे आप, क्योंकि उस तरह का कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। और जब दूसरा प्रोडक्ट नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एकाधिकार हो गया उस वस्तु पर। समझे आप, जैसे मान लीजिए बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में पेट्रोल मिलता है ना। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में पेट्रोल है और बाकी कंट्रीज़ में लगभग नहीं के बराबर या है, तो वो एक्सपोर्ट करने लायक नहीं, इतना नहीं है कि एक्सपोर्ट किया जा सके। तो उनका क्या हो गया, उनका एकाधिकार हो गया। एकाधिकार का अर्थ ये हुआ कि वो कंपनियां जितने भी रुपए में बेचेंगी उसका क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड अब उसकी शून्य है, ठीक है। फिर क्यों ऐसा है, क्योंकि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध का अर्थ ये कि नई फर्में उस बाजार में आ नहीं सकती, कोई भी कारण हो सकता है उसका। अभी हम कारणों पे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर नई फर्में आएंगी तो ऑफ कोर्स एकाधिकार होगा ही नहीं, है ना। फिर अधिक लाभ अर्जन की प्रवृत्ति इसमें होती है, क्योंकि एकाधिकारी अपने हितों की रक्षा करता है, पूर्ति को मांग की दशाओं के अनुसार समायोजित कर सकता है। उसके पास पूर्ति सारी कंट्रोल में होती है, किसी भी वस्तु जो वो बेच रहा है उसकी सारी सप्लाई उसके पास होती है, तो वो अधिकतम लाभ कमा सकता है। फिर मांग का ऋणात्मक ढाल होता है, यानी गिरता हुआ होता है मांग वक्र, गिरता हुआ होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो उत्पादक है वो क्या है, वो वस्तु को अगर उसे ज़्यादा बेचनी है तो उसकी कीमतें वो कम कर देता है। समझे आप, वस्तु अगर ज़्यादा बेचनी है तो कीमतें कम कर देगा, ठीक है। इसका हम डायग्राम आपको बताती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। इसमें जो डायग्राम बनेगा वो इधर हम वस्तु x ले लें और इधर उसकी प्राइस ले लें। एक्सक्यूज मी। तो इसमें गिरता हुआ मांग वक्र होगा, ये आपका मांग वक्र हो गया, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए प्राइस है OP तो डिमांड है OX, और प्राइस अगर गिर करके OP1 हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस गिर जाएगी तो और डिमांड बढ़ जाएगी। समझे आप। एक्सक्यूज मी। जैसे जैसे डिमांड, अगर एक अधिकारी को ये लगता है कि डिमांड को बढ़ाया जाए तो वो क्या करेगा, प्राइस को गिराता जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वस्तुएं सस्ती होती जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा बिकती जाएंगी, और जैसे जैसे वस्तुएं महंगी होंगी वैसे वैसे वो कम से कम बिकेंगी, ठीक है। तो ये इसका डिमांड कर्व जो होता है वो ऋणात्मक का क्या अर्थ है, गिरता हुआ, है ना। ऋणात्मक का अर्थ है कि एक वस्तु के गिरने से एक चीज के, ये प्राइस है और ये डिमांड ऑफ X है, तो क्या है कि ये गिरता हुआ होता है ना ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये होता है कि एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। समझे आप, तो यानी कि ये घटता जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसी हुई डिमांड में और सप्लाई में, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो एकाधिकार में इस प्रकार से ऋणात्मक ढलान रहता है। अब
मांग का ऋणात्मक ढलान है ना। दूसरा, एकाधिकार में एकाधिकार कई तरह से हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया था ना आपको, जैसे नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार हो सकता है। प्राकृतिक एकाधिकार का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अरब देशों में तेल मिलता है तो वो प्राकृतिक रूप से है ना, वहाँ पर ज़मीन में तेल है। दक्षिण अफ्रीका में हीरे मिलते हैं, सोने की खानें हैं, तो वो आप बना नहीं सकते खाने, तो जहाँ है वहाँ ही रहेंगी। तो उनका एकाधिकार हो जाता है। फिर कई बार कानूनी एकाधिकार होता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो उसके पास बिजली का एकाधिकार है। इसी प्रकार सामाजिक एकाधिकार हो सकता है, जैसे डाक, रेलवे, इन पर गवर्नमेंट का एकाधिकार है। फिर एकाधिकार पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत कोई एक बड़ी फर्म है और छोटी फर्मों के पास भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं बेच सकती, तो एकाधिकार अपूर्ण होता है, लेकिन होता है। फिर बाजार में कोई कोई फर्म ऐसी होती है जिसके पास जो लागत को कम रखती है, तो लागत को कम रखती हैं, बना के इस प्रकार से बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं। तो छोटी फर्मों के पास, जो कि वो इतना ज़्यादा ना तो साहस होता है, ना इतना पैसा होता है, वो छोटी फर्में टिक नहीं पाती, क्योंकि वो लागत को इतना कम नहीं कर पाती, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन नहीं है उनका, तो वो बाज़ार में कंपटीशन में आ नहीं पाती। तो बड़ी फर्म का अपना एकाधिकार बन जाता है लागत की वजह से। फिर औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार हो सकता है कि कई सारी फर्म होती हैं, मिल करके एक कार्टेल बना लेती हैं, ट्रस्ट बना लेती हैं और एकाधिकार कर लेती हैं। मान लीजिए 5 दुकानें हैं और आपके आसपास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और वो पांचों की पांचों एका कर लें कि हम इसी पर बेचेंगे, तो संघ बन गया उनका। संघ बन गया तो एक फर्म हो गई, वो एक फर्म की तरह एक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से भी एकाधिकार बनाया जा सकता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर किसी फर्म का जो MC इज इक्वल टू MR, मैंने बताया था आपको कि किसी भी फर्म को अगर संतुलन बिंदु पर आना है तो उसका चाहे कोई भी मार्केट हो, यही एक शर्त है जो पूरी होनी होती है। MC इज इक्वल टू MR। MC इज इक्वल टू MR क्यों? ये MC इज इक्वल टू MR क्या है, आपको अगर भूल रहे हैं तो मैं याद दिला देती हूँ। MC क्या है? सीमांत लागत, ठीक है। और MR क्या है? सीमांत आय। कोई भी फर्म होगी तो आय से ज़्यादा अगर लागत हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं करेगी। अगर ऐसे समझो कि आय कम है और लागत ज़्यादा है, तो नो प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आय बराबर है लागत के तो भी प्रोडक्शन हो सकता है कि कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, ठीक है। और अगर आय लागत से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स लाभ है ना, तो प्रॉफिट है तो प्रोडक्शन होगा, समझे आप। तो प्रोडक्शन रुकेगा कहाँ? रुकेगा वहाँ जहाँ MC इज इक्वल टू MR होगा, यानी लागत और आय बराबर हो जाएंगी, वहाँ पर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये कौन सा लास्ट बिंदु होगा जिसको हम क्या कहेंगे कि ये किसी भी फर्म के लिए आइडियल पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अपन इस तरह से देखें, संतुलन का बिंदु क्या होगा? स्लोप ऑफ MR कर्व एंड स्लोप ऑफ MC कर्व। अब ये आप इसको देखिए, ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो TR वक्र है, ऊपर जाता हुआ नीचे आ रहा है ना, TR वक्र है, यानी टोटल रेवेन्यू वक्र। फिर आपको एक इसमें
AR वक्र दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये है ना, AR वक्र दिख रहा है। तो जो AR वक्र है, फिर दूसरा MR वक्र है। तो आप देखिए TR जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, वहाँ पर आपका MR 0 है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इस पॉइंट तक मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय बढ़ती जाती है, और ये देखिए इस पर सीमांत आय बढ़ती जा रही है ना। और जहाँ पर MR जिस बिंदु पर, X बिंदु पर MR 0 है, ठीक है, यानी कि मार्जिनल हर अगली इकाई से होने वाली आय यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, और हर अगली इकाई से होने वाली आय, टोटल आय बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बेचा, मान लीजिए 10 रुपये का बिका, दूसरा प्रोडक्ट बेचा 5 रुपये का, तीसरा बेचा 4 रुपये का, तो आय तो बढ़ ही रही है ना। पहले 10 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, इस प्रकार से। तो ये जो डायग्राम है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि R बिंदु जो है, ध्यान से देखिएगा, इसमें R बिंदु R पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, और सीमांत आगम 0 तथा कुल आगम अधिकतम है ना। किंतु मांग वक्र के RQ भाग से संबंधित सीमांत आगम वक्र ऋणात्मक है। ठीक है, यानी मोटी बात यह है कि जहां पर X बिंदु पर जहां MR 0 हो गया, वहां पर कोई भी फर्म उसके बाद उत्पादन करना पसंद नहीं करती है। ठीक है, अब इसमें हम जो स्थितियां देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि लाभ की स्थिति हो सकती है, हानि की स्थिति हो सकती है, और अब मान लीजिए लाभ की स्थिति है ना। तो देखिए ये वक्र हमने बनाया, मैंने बताया आपको कि AR और MR इसमें इस तरह से बनेंगे, है ना। AR यानी कि डिमांड का गिरता हुआ होगा, यानी कि जितनी कीमतें, इधर हम X वस्तु ले लेंगे और इधर हम प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये सारी हम चीज़ें इधर लेंगे, है ना। अब लाभ की स्थिति में क्या होना चाहिए? लाभ की स्थिति कब होगी? जब आय ज़्यादा होगी, किससे? लागत से। जब लागत कम है, आय ज़्यादा है, तो ही तो लाभ होगा। ठीक है, तो ये हमारी AR जो है वो क्या है? आपका एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय, और ये आपकी औसत लागत मान लीजिए। इसके मिनिमम पॉइंट से क्या गुजरेगा? MC, लागत की अवधारणाओं में हमने किया था, है ना। तो मान लीजिए यहाँ से गुजरा। अब अपन ने क्या कहा था कि कोई भी मार्केट हो, शर्त क्या है? संतुलन बिंदु की, MC = MR। ये तो MC है, ये वाला MC है, ये MR है, दोनों कहाँ बराबर हैं? इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर इतना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब इस पर कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट है, AC वक्र जा रहा है। इस पर आय कितनी है? ये AR वक्र, ये। ठीक है, तो कॉस्ट हो गई OXEFGHI, इस तरह से अपन को पॉइंट आउट कर दें तो OXFI, ये तो हो गया कॉस्ट, और आय कितनी हो गई? OXGHO। ठीक है, तो आय हो गई ये, लागत हो गई ये, तो
टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू है आपका OXGH, है ना, और टोटल कॉस्ट है OFI। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, टोटल आय में से अगर हमने कॉस्ट घटा दी तो ये बच जाएगा। कुल आय में से कुल लागत घटाने पर अगर कुछ बचता है तो वो क्या कहलाएगा? लाभ। तो लाभ हो गया IHGF, ये क्या हो गया? लाभ। तो ये तो हुई लाभ की स्थिति। इसी प्रकार से एकाधिकार में हम हानि की स्थिति भी दिखा सकते हैं। एक्सक्यूज मी बच्चों। अब मान लीजिए हानि है, लॉसेस हो रहे हैं। तो लॉसेस में क्या होता है कि लागत तो होती है ज़्यादा और कॉस्ट एंड रेवेन्यू, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे AR MR। तो अब कॉस्ट ज़्यादा है, ऊपर बना दीजिए इसका मिनिमम पॉइंट। इससे हम क्या गुजारेंगे? मार्जिनल कॉस्ट MC = MR इस बिंदु पर। ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। अब इस पर आय हो गई इतनी, कॉस्ट हो गई इतनी, ये हो गया आपका A B C और ये D। तो कॉस्ट हो गई OXCB टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हो गया OXDA टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है कम, ये तो है रेवेन्यू यानी आय है कम, रेवेन्यू यानी आय, कॉस्ट है ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या हो गया? हानि। ठीक है, तो अल्पकाल में किसी भी फर्म, एकाधिकारी फर्म को हानि भी हो सकती है और एक स्थिति हो सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। सामान्य लाभ की स्थिति कहेंगे उसको हम। ये वही AR MR खींच दीजिए। अब इसमें ये MC, सॉरी, एक बार वापस बना ले, फिर से ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा वो इरेजर चल गया था। ये MC, ठीक है, MC = MR यहाँ हुआ। AC यहाँ पर क्या है? जितना रेवेन्यू है उतना ही, जितनी कॉस्ट है उतनी आय है। तो क्या कहेंगे उसको हम? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, उसको अपन कहेंगे सामान्य लाभ। तो ये भी फर्म को हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हमने अल्पकाल में देखी किसी भी एकाधिकारी फर्म के लिए
कि फर्म को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। अब आप इन सारे जो हमने एकाधिकार में किया है, जितने भी डायग्राम्स वगैरह, उनको आप सब प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।